हेलो एवरीवन। तो आगे हम हमारी एसएल के नेक्स्ट लेक्चर में, ये थर्ड लेक्चर होगा एसएल का, और हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दी थी एसएल की, जो मैंने आपको लास्ट जो दो लेक्चर्स में जो क्वेश्चंस कराए थे। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज कर लें। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डाल दें, ताकि वो प्रॉब्लम्स मैं सिर्फ प्रॉब्लम से डिस्कस कर सकूँ एक एक क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी सिमिलर क्वेश्चंस हैं। तो आप वीडियोस देखें और वीडियोस के कमेंट सेक्शन में मेरे को प्रॉब्लम्स डाल दें। जैसे ही ये सारे लेक्चर्स ख़त्म हो जाएंगे, मैं सब एक साथ प्रॉब्लम्स की अलग से एक क्लास बना दूंगा। तो आज जो हम लेक्चर लेके आए हैं वो है हमारा आगे का लेक्चर, आगे का नेक्स्ट एक्सरसाइज जो लेक्चर थी। तो देखिए, ये जो बेस्ड रहेगा, एक मिनट, ये जो है, अभी तक हम क्या कर चुके हैं? अभी तक हम कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पे लेक्चर बना चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में, सिर्फ दो चार्जेस Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं। तो ये अगर r डिस्टेंस पे हैं, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, इसको F21 बोल दिया था फोर्स को, और इस फोर्स को मैंने F12 नाम दे दिया था। और मैंने बोला था दोनों का मैग्नीट्यूड F12 का मैग्नीट्यूड और F21 का मैग्नीट्यूड बराबर होता है। और कितना होता है? KQ1 Q2/r²। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। बट आज जो एक्सरसाइज करेंगे वो हम पढ़ेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब जब दो नहीं, ठीक है, जब दो नहीं, आपके पास मोर देन टू चार्जेस होंगे। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चंस देखेंगे मोर देन टू चार्जेस वाले क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक्सरसाइज खोलता हूँ और फिर आगे के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, तो एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पढ़ लीजिए सब। 10 पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स आर केप्ट फिक्स्ड ऑन द एक्सिस एट अ पॉइंट x इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर तक। 10 चार्ज है हमारे पास, और 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर के बीच में। फर्स्ट पार्टिकल हैज़ चार्ज 1 × 10⁻⁸ कूलम, द सेकेंड 8, फिर 27, और ऐसे सो ऑन है। और 10th वाले का है 1000 × 10⁻⁸ फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे मान लीजिए ये हमारी थोड़ी सी टेढ़ी लाइन होंगी। चलिए, तो एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, थोड़ा सा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये अगर हमारी एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये मान लो यहाँ पे मैंने ओरिजिन ले लिया, ये ओरिजिन मैंने इधर ले लिया। ठीक है, यहाँ ओरिजिन है। ठीक है, 0,0 पूरा ओरिजिन में एक चार्ज रखा हुआ है, कितना? 1 कूलम का। 1 कूलम का यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। कितने कूलम का है? ये 1 कूलम का चार्ज रखा है यहाँ पे। ठीक है, और हर 10 सेंटीमीटर, हर 10 सेंटीमीटर बाद, ये पहला पॉइंट है 10 सेंटीमीटर दूर, फिर एक पॉइंट है 20 सेंटीमीटर दूर, फिर 30 सेंटीमीटर दूर, और ऐसे ऐसे करते हुए लास्ट है 100 सेंटीमीटर दूर। तो कितने पॉइंट्स होंगे? 10 पॉइंट्स होंगे। हर पॉइंट पे इधर भी कुछ चार्जेस रखा हुआ है। यहाँ पे Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे Q2 रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है, और ये Q4 रखा है। इन सब की कुछ वैल्यूज़ दे रखी है। इस Q1 की वैल्यू है 1 × 10⁻⁸। Q2 की है यहाँ पे 8 × 10⁻⁸। Q3 की है 27 × 10⁻⁸। समझ में आ रहा है? इधर 3 का क्यूब हो गया, यहाँ 2 का क्यूब हो गया, यहाँ 1 का क्यूब है, और लास्ट वाला है 10 का क्यूब, यानी 1000 × 10⁻⁸ कूलम। तो ये हमको चार्जेस दे रखे हैं। अब हमको बोल रहा है भाई, इस जो 1 कूलम का जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है आपके यहाँ पे, इस 1 कूलम के चार्ज पे नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। तो देखो, ये वाला चार्ज इसको कहाँ की तरफ धक्का देगा? इधर की तरफ। ये सेकंड वाला चार्ज भी धक्का इधर की तरफ देगा, थर्ड वाला भी इसको इधर ही धक्का देगा, सब रिपल्शन करेंगे। यानी सिंपली जो फोर्स आएगा, मान लो इस वाले फोर्स का नाम F1 है, ठीक है, इसका F2 है, ऐसे F10 होगा। तो अगर मैं बोलूँ F नेट कितना होगा, तो F नेट का फॉर्मूला हो गया F1 + F2 से लेके F10 तक। अब एक बात बताइए, क्योंकि सब वेक्टर्स, सारे फोर्सेस वेक्टर्स जो हैं, सबकी डायरेक्शन एक जैसी है, तो इनका तो नॉर्मल एडिशन भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो सारे फोर्सेस को लिख देते हो, नॉर्मली ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड में आएगा
तो लेफ्ट साइड में माइनस, मैं लेफ्ट साइड को पॉजिटिव ले रहा हूँ, ठीक है, माइनस नहीं लगा रहा, मैं लेफ्ट साइड को पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो बताओ ये फॉर्मूला पहला वाला क्या लगाएगा, के, ठीक है। Q1 तो अपना मेरे को पता है कितना है, Q1 1 है, के भी फिक्स्ड है, और Q2 कितना है फर्स्ट के केस में, Q2 है 1 × 10⁻⁸ अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या है, तो देखो आर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। अगर मीटर में बोलूँ तो 0.1, तो 0.1 का स्क्वायर यानी 1 × 10⁻⁻²। ये समझ में आया क्या सबको भाई? इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 × 10⁻⁻1, और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस नेक्स्ट वाला के, Q1 तो सब में सेम है, Q2 क्या हो जाएगा, Q2 है 8 × 10⁻⁸, और इसका स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से, 0.2 मतलब 2 × 10⁻⁻1, तो 2 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 10⁻⁻1 का स्क्वायर -2। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे थर्ड क्या होगा, के Q1 और 27 × 10⁻⁻8, और क्या हो जाएगा 0.3 का स्क्वायर यानी 3 × 10⁻⁻1 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये -2। तो देखो यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ चीज़ें दिख रही है। ऐसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा, ऐसे ही चलते चलते लास्ट वाला कितना आ गया, के Q1 और 1000 × 10⁻⁻8 अपॉन, ये हो जाएगा कितना, 1 मीटर ही हो जाएगा, ठीक है, 1 मीटर हो जाएगा ना, तो ये आ जाएगा आपका 1, बस 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा आपका। तो मैंने 1 का स्क्वायर 1। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 2 कटे ये, तो ये -6 आ गया, यहाँ से भी 2 कटे तो ये -6 यहाँ पे भी आ गया, यहाँ से भी 2 कटे तो -6 हो गया, और इन 2 को भी काट दिया तो यहाँ पे क्या आ गया, -6। तो मेरे को दिख रहा है हर जगह -6 है, क्योंकि मैं कॉमन लेने की कोशिश करूँगा। के सब जगह कॉमन है, Q1 हर जगह कॉमन है, और 10⁻⁻6 भी कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा देखो ये 1 रह गया, ये 4 से इसको कट किया तो ये 2 आ गया, 9 से इसको कट किया तो 3 आ गया, और इसको किया तो लास्ट में 10 आ गया। यानी अगर आप देखो ना तो पता है आपको क्या मिल रहा है, देखो कॉमन तो क्या गया, के Q1 और 10⁻⁻6, ये तो कॉमन आ गया। क्या क्या कॉमन आ गया नेट फोर्स में, ठीक है, मैग्नीट्यूड निकाल रहे नेट फोर्स का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो के Q1 और 10⁻⁻6 तो कॉमन आ गया। बचा क्या है, 1 2 3 4 से लेके ये 10 तक, देखो यही बच रहा है। आप पीछे जाके देखोगे ना तो यही बच रहा है आपके पास, 1 इधर बच रहा है, 2 इधर बच रहा है, 3 और लास्ट वाला 10 बच रहा है, ठीक है। तो अगर ये क्या है, ये एक एपी है, 10th क्लास में पढ़ी थी एपी, और एपी का सम हो रहा है, सम याद है एपी का, ठीक है, सम का फॉर्मूला होता है n/2 2a, ठीक है, प्लस n-1d। अब ये तो वो बच्चे लगाएंगे जो मतलब टाइम ज़्यादा लेने से, क्योंकि हम कंपटीशन में, और ये तो आपको दिख रहा है कि नेचुरल नंबर की एपी है, तो यहाँ पे एन का फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, n+1/2, ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, एक और एन का फॉर्मूला था, वो भी लगा सकते हो आप, जिसको ये याद है, n/2 a+l। तो आपको जो तीनों में से फॉर्मूला लगाए, हम तो ये वाला लगाएंगे, आप कैसे भी लगा के निकाल लेना, ठीक है, तीनों से सेम ही आंसर आएगा। चलो के की वैल्यू डाल देते हैं, 9 × 10⁻⁹, ठीक है, Q1 1 कूलम भी था, 10⁻⁻6, और n 10 है, n+1 11/2, ठीक है, ये हो गया, इससे ये कट गया तो ये 5 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये -6 है और ये 9 है, तो ये 3 बच गया, तो हमारे पास बचा 9 बचा, 5 बचा और 11 बचा, और 10⁻3 बच गया। इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 45 × 11 × 10⁻3, सॉल्व कर देंगे ना, 4 5 4 5, तो ये हो गया 594, यानी 495 × 10⁻3 न्यूटन, चाहे तो 4.95 × 10⁻5 न्यूटन। तो ये आंसर आ गया, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था। चलता आगे, तो
देखते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट। तो एक पेज चेंज नहीं हो रहा है, एक मिनट। पूरा चेंज हो चल नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 21 पे आ गया। चलिए पढ़ लीजिए। तो लिखा है एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस। इस बार पिछली बार 10 चार्ज थे, इस बार बहुत सारे चार्ज हैं, इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, और हर चार्ज इक्वल वैल्यू है उसके, कितनी है 4 म्यू कूलम, आर प्लेस इन एक्स एक्सेस, और यहाँ पे 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, 4 मीटर पे, देन 8, फिर इसके बाद 16 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो ये अलग अलग आपको चार्जेस दे दिए, और कब तक है चलते जाएंगे। आपको निकालना फाइंड द टोटल फोर्स ऑन अ चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। ठीक है, वैसा ही सेम सा क्वेश्चन है, सेम सा क्वेश्चन है। आ जाते हैं क्वेश्चन में। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन क्या है, इस बार भी सेम सा क्वेश्चन है। ये आपकी इस बार ये एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, ये हमने ओरिजिन मान लिया, और यहाँ पे ओरिजिन में इस बार कितना 1 कूलम ही एक बार देख लेते हैं। इस बार 1 कूलम प्लेस्ड है। ठीक है, 1 कूलम का चार्ज यहाँ पे इस बार 1 कूलम का चार्ज प्रेजेंट है, +1 कूलम का। अब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे, 1 मीटर पे, ये 1 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे, फिर 4 मीटर पे, फिर 8 मीटर पे, फिर 16 मीटर पे, 32 मीटर पे, ऐसे चलते चलते इन्फानाइट चार्जेस प्रेजेंट है। Q1, Q2, खूब सारे चार्जेस, Q3, Q4, Q5, Q6, ऐसे बहुत सारे चार्जेस पड़े हैं। Q इन्फिनिटी, लास्ट चार्ज Q इन्फिनिटी नाम रख दिया। बट हर चार्ज की वैल्यू सेम है। Q1 की वैल्यू भी 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, इसकी भी 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है, और लास्ट वाले की भी 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम है। ठीक है, सब चार्जेस एक जैसे हैं। अब ये सारे चार्जेस इस पर कितना फोर्स लगाएंगे वो निकालना है। पिछली बार 10 चार्जेस थे, इस बार बहुत ज़्यादा चार्जेस है। तो ये वाला चार्ज इसको कहाँ धक्का देगा, इधर की तरफ। ये वाला चार्ज भी इधर की तरफ धक्का देगा, ये वाला सब रिपल्शन करेंगे। मान लो उनके नाम F1, F2, F3 लगा दिया, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, तो वही नॉर्मल एडिशन, वेक्टर एडिशन, F1 F2 से लेके, ठीक है, और लास्ट वाला F इन्फिनिटी नाम दे दिया। ठीक है, अब आप मेरे को ये बताओ कि यार ये सब तो ठीक है, कि इस बार भी मैं नॉर्मल ऐड कर सकता हूँ जब मेरे को मैग्नीट्यूड निकालना होगा। हाँ कर सकता हूँ मैग्नीट्यूड के टाइम, क्यों, सबकी डायरेक्शन सेम है। तो बस सॉल्व कर देते हैं। तो फर्स्ट वाले का क्या होगा, के Q1, और पहला वाला चार्ज है वो भी Q2 भी सबका सेम है। मान लो Q2 को, इनको सबको Q मान लेते हैं, इस चार्ज को मैं क्या मान लेता हूँ Q। ये भी Q है, ये भी Q है। ये इसलिए ताकि मेरे को सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉमन लेने में इजी रह जाएगा। के, इसको तो मैंने Q1 नाम दे दिया था, और ये सारे Q चार्जेस हैं। के Q, और नीचे क्या आ गया 1 का स्क्वायर, फिर के Q1, ये वाला चार्ज कितना लगेगा के Q1 और Q, क्योंकि ये तो Q1 है, और ये वाला भी चार्ज Q2 भी Q है, इंटू 2 का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच में, 2। ठीक है, फिर के Q1 Q अपॉन 4 का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, ये सब इस तरीके से चल रहा है।
चलें, चलो ये दिख रहा है मेरे को, 4 का स्क्वायर। एक बार ये डिस्टेंसेस यही थी ना, एक बार मैं इसको चेक कर लूँ। 1 2 4 8 ऐसी डिस्टेंस दे रखी थी, ठीक है। चलो तो हटाते हैं, कहाँ गया, ये हो गया। और लास्ट वाला, अब लास्ट वाला हमको पता नहीं, ऐसे चलता ही जाएगा। अब मैं नेक्स्ट पेज में आ जाता हूँ। क्या क्या चीज़ कॉमन है इस बार जब एफ नेट निकालोगे आप, ठीक है। तो देखो के भी कॉमन है, इवन Q1 भी कॉमन है और Q भी कॉमन है। तो एडिशन किसका हो रहा है, पहला 1 के स्क्वायर का, फिर 2 के स्क्वायर का, 1 अपॉन फिर 4 के स्क्वायर का, फिर 8 के स्क्वायर का, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है अप टू इन्फिनिटी। अब ये देखो, अगर मैं इसको के की वैल्यू डाल देता हूँ 9 × 10⁻⁹, Q1 तो 1 कूलम भी है, Q2 4 × 10⁻⁶ था, ये हो गया 1, ये कितना हो गया 1/4, ये क्या हो गया 1/16, ये क्या हो गया 1/64। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कि भाई जब मैं इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाली इक्वेशन को 1/4 से, तब मेरे को ये मिलता है, इसको 1/4 से तो ये मिलता है। यानी ये एक जीपी बन गई, ठीक है। जीपी क्या होती है, बायो वाले बच्चों को समझाने के लिए देखो, जीपी क्या होती है, देखो एपी क्या होती है, जब पहला नंबर 2 है, फिर मैंने 3 ऐड किया तो 5 मिला, फिर 3 ऐड किया तो 8 मिला नेक्स्ट टर्म, फिर 3 ऐड किया तो 11 मिला, फिर 3 ऐड किया तो क्या मिल गया मुझे 14 मिला। इसको तो एपी बोलते हैं, ठीक है। ये तो आप लोगों ने पढ़ी है, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं ये सारे, ठीक है। बट अगर मान लो 2 था, उससे मैंने 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 6, फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला 18, फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला आपको, ठीक है 54, समझ में आ रहा है। फिर 3 मल्टीप्लाई किया तो आपको कितना मिल जाएगा 162। मतलब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे एक ही टर्म, यहाँ पे मैं बार बार क्या कर रहा हूँ, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ क्या करते थे 3 ऐड, एक ही टर्म को ऐड करते थे। जिस टर्म को ऐड करते थे उसको क्या बोलते थे हम, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और उसको किससे डिनोट करते थे, स्मॉल डी से। कितने कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में 3। और जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो, ठीक है, कॉमन रेशो बोलते हैं। और कॉमन रेशो को किससे डिफाइन करते हैं, आर से, ठीक है, समझ में आया आपको। तो ये एक जीपी हो गई। अब जीपी में अलग अलग सम्स के फॉर्मूले होते हैं। अगर एक इन्फानाइट जीपी होती है और आर की वैल्यू, ठीक है, -1 से 1 के बीच में होती है, ठीक है, तो मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं इसका फॉर्मूला। तब उसके सम का फॉर्मूला क्या होता है, तब सम का फॉर्मूला ये होता है जो मैं अभी लिखने वाला हूँ, ठीक है। मैं इवन ये भी मिटा रहा हूँ, जीपी को एक मैं लिख के बता रहा हूँ पहले तो आपको, बायो वाले बच्चों के लिए ही है, ठीक है, नोट कर लें बायो वाले बच्चे स्पेशली। अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखो जीपी में देख लें, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होगा। अब देखें इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला क्या होगा। तो इनफाइनाइट जीपी में देखें कि पहली टर्म को अगर मैंने ए बोला और मल्टीप्लाई किया आर से, आर है कॉमन रेशियो, तो नेक्स्ट टर्म ए आर हो जाएगी। फिर आर से मल्टीप्लाई तो ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, और ऐसा ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। अब अगर ये इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट नंबर का एस इन्फिनिटी का सम होता है a/1 - r, ठीक है। ए क्या है यहाँ पे, ए फर्स्ट टर्म, 1 क्या है 1 ही होता है, और आर क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो a/1 - r, ये याद रख लो। चलिए अगर ये याद हो गया तो आगे चलते हैं, उतार लेना आप, मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते अपने। तो यहाँ पे तो ये तो चलो 9 4 जा 36, और ये 10⁻⁻6 से ये 3 बचा, तो इंटू 10⁻³ बच गया। अच्छा ये इन्फिनिट जीपीएस में देखो हर बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4, फिर क्या मल्टीप्लाई हो गया 1/4, फिर मल्टीप्लाई करो 1/4, यानी आर कितना अपना 1/4, और ए कितना, ए तो 1 है, ये फर्स्ट टर्म क्या है। तो अभी मैंने क्या बताया था सम, a/1 - r, ए तो 1 है, अपॉन 1 - r कितना है 1/4, तो ये कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा ना, और 3/4 मतलब ये 4/3 हो जाएगा टोटल। तो 36 × 10⁻³ × 4/3, 3 से ये कट गया तो 12, यानी 48 × 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। तो ये आ गया है 4.8 × 10⁻⁴ न्यूटन। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन जो थे
आपके एक ही लाइन में सारे के सारे चार्जेस थे, इसलिए सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो नेक्स्ट मेरे ख्याल से यहाँ ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर थ्री चार्जेस Q1, Q2, Q3, each of charge Q in the vertex of equilateral triangle of side L. What is the force on the charge Q placed at the centroid of the triangle? चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ वेक्टर से रिलेटेड। देखो वेक्टर्स के बारे में आप जानते होंगे, मान लो ये फोर्स F1 है और ये फोर्स आपका F2 है और दो फोर्स लग रहे हैं, उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, जो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा, F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। और अच्छा, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल, अब ये अल्फ़ा का फॉर्मूला, अगर मान लो ये अल्फ़ा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट इसके साथ, तो अल्फ़ा का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने निकाला है tan अल्फ़ा इक्वल्स टू, क्या लिखो, साइन थीटा लिख लो ऊपर और नीचे कॉस थीटा लिख लो। अब जिसके साथ नहीं बना रहा है, F2 के साथ नहीं बना रहा है, F2 मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, इधर भी और इधर भी। अब जिसके साथ बना रहा था वो नीचे ऐड कर दो। तो ये एक फॉर्मूला याद करने का तरीका है। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, वैसे तो पता होंगी आपको, बट फिर भी बता देता हूँ शॉर्टकट्स। और वो शॉर्टकट्स ध्यान रखें क्या क्या बता रहा हूँ। फर्स्ट ये चीज़ कि जब भी दो इक्वल फोर्सेस होते हैं, मान लो ये फोर्स F है और ये फोर्स भी F है, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल फोर्सेस, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट हमेशा याद रखना एकदम बीचों बीच बनेगा। यानी जो अल्फ़ा है ये θ/2 होगा और जो ये एंगल बीटा है ये भी θ/2 होगा। हमेशा रिजल्टेंट बीच में आएगा। जब दो इक्वल फोर्स होंगे ऑब्वियसली दोनों से बराबर दूरी पे ही बनेगा जो रिजल्टेंट आएगा। तो FR हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा दोनों से। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, FR हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, चलिए पहला केस तो ये ध्यान रखा आपने। चलो दूसरा केस आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर एक फोर्स है और ये अगर एक फोर्स है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, दोनों के बीच अगर 60 डिग्री का एंगल है, दोनों के बीच अगर 60 डिग्री का एंगल है, तो बताओ रिजल्टेंट तो मेरे को पता है कितने एंगल के पे बनेगा बीच में, इधर से भी 30 डिग्री और इधर से भी 30 डिग्री, ये तो आपको पता है। बट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? अब हम ये फॉर्मूला बार बार नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली लिख लूंगा मैं √3f, क्योंकि कंपटीशन में भी करना है ना काम। आप तो चलो क्वेश्चन में होगा तब आंसर पता होगा, तो जब आप ये कर रहे होंगे ना, सॉल्व करोगे, तो आपको रिजल्ट गलत नहीं आएगा। कितना आएगा? √3f। इस फॉर्मूले में डालोगे ना, अपने आप ही आ जाएगा ये आंसर, √3f। याद रखें, जब दोनों वेक्टर्स के बीच में दोनों इक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड याद रखना। अगर इक्वल है तो अगर 60 डिग्री बन रहा है तो बीच में तो बनेगा ही, √3f रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, थर्ड, अगर दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के, ये भी F मैग्नीट्यूड का और ये भी F मैग्नीट्यूड का, दोनों फोर्स अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे दोनों, तो ध्यान रखें जो रिजल्टेंट जो आएगा, ये पहली चीज़ तो ये तो पता ही होगा आपको कि 45 बनेगा। क्यों? दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो ये केस बताया था ना, बीच बीच बनेगा। और इसका रिजल्टेंट कितना होगा? √2f। याद रखना, ये √3f, ये √2f। 60 पे √3f और 90 पे √f। ठीक है, चलो ये। और फोर्थ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार लगता है हमको, ये दो वेक्टर इक्वल वेक्टर्स लग रहे हैं। ठीक है, कितने एंगल बना रहे हैं दोनों एक दूसरे के बीच में? 120 डिग्री। इसका भी मैग्नीट्यूड F और इसका भी मैग्नीट्यूड F, दोनों का मैग्नीट्यूड F है। तो जो रिजल्टेंट होगा ये तो आपको पता है कि ये कितना डिग्री बनाएगा, यहाँ से भी 60 और यहाँ से भी 60। और इसका मैग्नीट्यूड पता है कितना होगा? इसका मैग्नीट्यूड भी F ही होगा। मतलब अगर आप 10 न्यूटन का किसी, इसका मतलब क्या है समझ रहे हैं? कि अगर मान लो मैं 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, और ये दूसरा फोर्स भी 10 न्यूटन का ही है,
और दोनों के बीच में 120 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। दो फोर्स लगा है किसी बॉडी पे, तो नेट फोर्स तो एक ही लगेगा ना, मतलब जाएगी तो एक इस डायरेक्शन में जाएगी, इस फोर्स से कितनी दूरी पे 60 और इस फोर्स से भी 60, और नेट फोर्स कितना रहेगा एफ नेट, तो एफ नेट भी 10 ही न्यूटन आएगा। समझ में आ रहा है। और मैंने और क्या बताया कि अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है और इधर भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा, ठीक है, दोनों जगह 10 न्यूटन का फोर्स लगा, दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो याद रखिए रिजल्टेंट कितना मिलेगा, तो 10√3 मिलेगा। ठीक है, सिंपल। अच्छा, नेक्स्ट, अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है और 10 न्यूटन का फोर्स लगा है इधर, और दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है और दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो बनेगा तो बीच में यहाँ से भी 40, यहाँ से भी 45 और यहाँ से भी 45, बट रिजल्टेंट कितना होगा 10√2। ठीक है, तो इस शॉर्टकट से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो अब ये यूज़ करेंगे इस वाले क्वेश्चन में भी ताकि हमको हेल्प मिले। चलिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन ये था कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, एक्चुअली ट्राइंगल नहीं है, 3 चार्जेस थे, और तीनों चार्जेस कहाँ पे पड़े हैं, ये 3 चार्जेस जो हैं, ये Q1, इसका भी चार्ज Q है, इसका भी चार्ज Q है, और इसका भी चार्ज Q है। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कंसिडर चार्ज Q1 Q2 Q3 ईच ऑफ चार्ज Q वर्टिसेस ऑन द ट्राइंगल। ठीक है, और साइड कितनी L, और ये जो साइड्स हैं ना इनकी तीनों की, ये कितनी कितनी हैं, ये ध्यान रखें, इसकी L, ये डिस्टेंस भी L और ये डिस्टेंस भी L। अब हमने देखा इसके सेंट्रॉइड पे, ये रहा सेंट्रॉइड, ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल Q। ठीक है, तो बोल रहा है बताओ उस पर नेट फोर्स कितना होगा। अब सेंट्रॉइड तो पता है ना सबको, ये पता होना चाहिए सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है कि एक ट्राइंगल है, उसके जो मीडियंस बनाते हैं, मीडियंस मतलब सामने वाले वर्टेक्स से इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन बोलेंगे। ऐसे ये भी मीडियन बनेगा और ये भी मीडियन बनेगा। ठीक है, ये जो मीडियन बना, ठीक है, इसको हम बोलेंगे सेंट्रॉइड। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ है। कुछ सेंट्रॉइड के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 में काटता है, 2:1 में काटता है, 2:1 में काटता है, ये वाली इंपॉर्टेंट। और जो इक्विलेटरल ट्राइंगल में याद रखना कि सेंट्रॉइड जो होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड जो होता है वो आपका कितनी डिग्री एंगल बनाता है, ध्यान रखें, जो सेंट्रॉइड है ये, ठीक है, ये ध्यान रखें, ये तीनों जो एंगल्स होंगे, देखो टोटल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो खुद ही ये 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है। ठीक है, सेंट्रॉइड में जो आपका जो आपका क्या बोलेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसमें आपका मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड सब सेम होता है, यानी ये 30 डिग्री है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये भी 30 डिग्री है, 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 और ये जो बीच वाले एंगल्स है ना, ये ध्यान रखना, ये 120 डिग्री है, 120 120 120। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, ओके, और ये डिस्टेंस भी बराबर बराबर होंगी, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, वैसे तो ठीक है, तीनों की डिस्टेंस भी बराबर होगी, तीन सेंट्रॉइड की तीनों वर्टिसेस से डिस्टेंस भी बराबर होंगी। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर मैंने जो बताई वो समझ में आ गई तो इजी कैसे हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, मान लो इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया x, तो क्या ये भी x हो जाएगा क्या, हाँ, और ये भी x ही होगा, तीनों x डिस्टेंस होगा। ठीक है, मैंने बताया ना अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेंट्रॉइड की डिस्टेंस तीनों से बराबर होती है। अच्छा, तो अब ये वाला जो स्मॉल क्यू चार्ज है, इस कैपिटल क्यू चार्ज पे कहाँ की तरफ धक्का लगाएगा, क्या ये इसको इधर धक्का देगा, क्या देगा, और ये प्लस क्यू कहाँ लगाएगा धक्का, ये इसको इधर धक्का लगाएगा, और ये वाला प्लस क्यू कहाँ धक्का लगाएगा, ये इधर। समझ में आ रहा है। देखो तीन फोर्सेस मिले हमको, एक इधर की तरफ, एक उधर की तरफ और एक इधर की तरफ। अब एक चीज बताओ, क्या तीनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बराबर होगा क्या, ये वाला धक्का कितना कितना होगा, क्या ये k q अपॉन एक्स स्क्वायर होगा क्या, होगा ना। मान लो इसको मैंने f बोल दिया, इसके मैग्नीट्यूड को मैंने f बोल दिया, ये k q अपॉन एक्स स्क्वायर, k q
अपॉन एक्स स्क्वायर, छोटा क्यू बड़ा क्यू अपॉन ये डिस्टेंस एक्स। क्या ये वाला भी, ये वाला फोर्स भी के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ही होगा क्या? होगा, यानी इस फोर्स का भी मैग्नीट्यूड को एफ बोल सकता हूँ। और ये वाला भी के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, के क्यू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी होगा। यानी तीन एफ 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 मतलब सेम मैग्नीट्यूड के फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एंगल्स कितने होंगे तीनों के बीच में? 120 120 120। ये कितना है? ये भी 120 है, ये भी 120 और ये भी 120। आपको तो नेट फोर्स बोला है, यानी इन तीनों फोर्स का, वैसे मैंने बोल दिया ये फोर्स का नाम F1 मान लिया, इस फोर्स का नाम F2 मान लिया, इस फोर्स का नाम F3 ले लिया। बट मैं लिख सकता हूँ कि F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड और F3 का मैग्नीट्यूड तीनों बराबर है, और उसको मैंने नाम F दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं F नेट बोलूँ, ठीक है, मैं एक बार ये मिटा देता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं ये बोलूँ कि एफ नेट कितना होगा, तो पहले तो मैं वेक्टोरियली लिख लूँगा कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग F1 प्लस F2 प्लस F3, ठीक है, तीनों का वेक्टर सम। बट ये वेक्टर सम एक एक करके करते हैं, पहले हम F1 और F2 का रिजल्टेंट निकाल देते हैं। तो मेरे को बताओ F1 और F2 का रिजल्टेंट क्या, आप देखो, क्या इधर कहीं जाएगा क्या? हाँ, इधर ही जाएगा भाई, दो वेक्टर्स इनका रिजल्टेंट यहाँ पर। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? एफ, और इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है? एफ। दो वेक्टर्स जिनका सेम मैग्नीट्यूड है और बीच में एंगल 120 है, तो यहाँ से कितना एंगल बनेगा? 60, और यहाँ से भी कितना एंगल बनेगा? 60। अच्छा, ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन होगी ना, इसकी स्ट्रेट लाइन पे है ना, देखो ये 120 है 60 है, तो लीनियर पेयर से आप बोल सकते हो ना ये स्ट्रेट लाइन ही होगी। हाँ, तो इधर लग रहा है। अच्छा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये भी एफ है, ये भी एफ है, तो ये कितना होगा? एफ होगा। ध्यान रखना, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि दो एफ फोर्सेस, ठीक है, सॉरी, ये दो फोर्सेस सेम मैग्नीट्यूड के कितने एंगल पे लगते हैं? अगर 120 डिग्री के एंगल पे लगते हैं, तो रिजल्टेंट भी कितना मिलता है? एफ सेम ही मिलता है, तो इसका भी एफ होगा। अब देखो, इसका मैग्नीट्यूड भी कितना है इस वेक्टर का? एफ, ठीक है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी एफ है, और इधर जो इन दोनों का रिजल्टेंट आया वो भी एफ है। तो क्या ये वाला एफ को और ये वाला एफ दोनों कट जाएंगे? देखो अभी क्या हुआ, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आ गया एफ, और ये वाला तीसरा वाला फोर्स भी एफ था, तो क्या ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देंगे? खत्म कर देंगे। तो एफ नेट का जो लास्ट मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा? ज़ीरो, कुछ नहीं आएगा। तो नेट फोर्स कितना आ गया? ज़ीरो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ज़ीरो है। चलें आगे। तो इसको समझने एक बार रिपीट करना, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, आंसर कितना आएगा? ज़ीरो। तीनों वेक्टर्स एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, नेट चार्ज ज़ीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिख रहा है ये। तो बोल रहा है कंसीडर अ चार्ज क्यू क्यू एंड माइनस क्यू। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है क्यू, ये देखो यहाँ पे ये क्यू है, और यहाँ पे भी क्यू है, और यहाँ पे माइनस क्यू है, ठीक है। Q3 में ऊपर माइनस क्यू है, नीचे दो क्यू क्यू है, ठीक है। प्लेस्ड ऑन द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तीनों चार्जेस पे फोर्स निकालना है, डिस्टेंस दे रखी है तीनों के बीच में L, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमको सेम इक्विलेटरल ट्राइंगल थे, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। यानी सबके बीच के डिस्टेंस, यहाँ पे भी L डिस्टेंस है, ये भी L डिस्टेंस है, ये भी L डिस्टेंस है। तीन चार्जेस दे दिए आपको, ये था हमारा माइनस क्यू, ये था प्लस क्यू, और ये भी था प्लस क्यू, ठीक है। दो तो पॉजिटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड तीनों का सेम है, क्यू है, बट दो पॉजिटिव हैं और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है कि तीनों पे फोर्स निकालते हैं। चलो तीनों पे फोर्स निकालते हैं। पहले निकालते हैं हम किस पे? ऊपर वाले पे। अब देखो, पहले तो ये बताओ जो फोर्स लगेंगे वो बनाता हूँ मैं। ये प्लस क्यू चार्ज इस माइनस क्यू पे किस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा? अपनी तरफ खींचेगा इसको, और ये प्लस क्यू भी अपनी तरफ खींचेगा। मान लो इस फोर्स का नाम दिया F1 और इस फोर्स का नाम दिया F2, ठीक है। बताओ मेरे को F1 का मैग्नीट्यूड कितना होगा?
F1 का मैग्नीट्यूड क्या के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर होगा क्या? के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। और यही क्या F2 का भी मैग्नीट्यूड होगा क्या? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। यानी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, उसको क्या मैं F बोल सकता हूँ क्या? मैंने एक F नाम दे दिया, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे भी एक F फोर्स लग रहा है, यहाँ पे भी F फोर्स, दोनों के बीच का एंगल कितना है 60। तो दो वेक्टर्स अगर 60 डिग्री पे लगते हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो रिजल्टेंट कितना आता है? √3F। तो यानी यहाँ पे जो F नेट होगा मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कितना होगा? √3F, यानी √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये हो गया पहले वाले फोर्स का आंसर, पहले वाले का मैग्नीट्यूड आ गया ये। तो जो माइनस क्यू पे फोर्स कितना लगेगा? √3 के क्यू अपॉन एल स्क्वायर। खत्म, या तो ये तो यही खत्म हो गया। चलो नेक्स्ट वाला, इस वाले पे निकालते हैं। अब ये माइनस क्यू इसको किधर की तरफ? अपनी तरफ खींचेगा, इस पे तो लगेगा ये वाला फोर्स। मान लो अब इसको नाम दे दिया मैंने F1। और ये क्यू क्या करेगा? ये इसको धक्का देगा, तो ये इधर लगाएगा फोर्स F2। अच्छा, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो नेट दो वेक्टर्स पे फोर्स लग रहा है 120 डिग्री का, F1 और F2। इधर भी F1 और F2 के मैग्नीट्यूड सेम ही होंगे और उतना ही होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। अब देखो ये बार बार मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा नहीं, इतना मेरे ख्याल से आप लोगों पे अकल होगी। तो ये इसका मैग्नीट्यूड भी F है और इसका मैग्नीट्यूड भी F है, और दोनों वेक्टर्स कितने, बताओ कितने एंगल पे लग रहा है? 120। तो रिजल्टेंट बीच में आएगा और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? F ही आएगा। मैंने बताया था ना आपको कि दो वेक्टर अगर 120 डिग्री पे, अभी अभी पिछले क्वेश्चन में भी क्या लग रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट कितना होता है? रिजल्टेंट भी F आता है। तो यहाँ पे F आएगा, यानी जो इसका F नेट आएगा वो कितना आ जाएगा? F की वैल्यू कितनी है? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस पे नेट फोर्स कितना होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इस पे कितना था? √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। चलो इस पे भी निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो इस पे ले लेते हैं ये वाला। अब देखो इस प्लस क्यू को, ये प्लस क्यू कर क्या करेगा? इधर धक्का लगाएगा ये, और ये माइनस क्यू क्या करेगा? ये तो अपनी तरफ खींचेगा ये। क्या इधर भी इस फोर्स को F1 नाम दे दिया और इस फोर्स को F2 नाम दे दिया, ठीक है, F1 और F2। मेरे को बताओ क्या F1 और F2 वापस से का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या? हाँ होगा, वही के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? वही 120 डिग्री होगा। तो ये रिजल्टेंट भी कितना होगा? F ही आएगा। ये F तो रिजल्टेंट भी F। तो यानी इस पे भी नेट फोर्स कितना लगेगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो F नेट होगा, ठीक है, किस पे? प्लस क्यू पे, दोनों प्लस क्यू पे, उनका मैग्नीट्यूड तो कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, दोनों पे। और F नेट जो होगा किस पे? माइनस क्यू पे, वो कितना आएगा? वो आएगा अपना √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। चलें आगे नेक्स्ट, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे F इस पे भी आया, F उस पे भी आया, दो पे F आ जाएंगे प्लस क्यू पे, और जो उस पर √3F आ जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बोल रहा है? +5 म्यू कूलम चार्जेस एंड 10 म्यू कूलम एंड -10 म्यू कूलम आर प्लेस इन द एयर ऑफ द कॉर्नर ABC ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहाँ पे भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक तो रखा है अपने को, देखो डायग्राम में दिख रहा है। एक है +5 कूलम ये रहा, एक +10 ये रहा B, और एक है -10, ठीक है, ये हो गया। आप डिस्टेंस कितनी है तीनों के बीच में? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और पूछ रहा है कितना निकालना? डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज A। 5 कूलम वाले पे 5 म्यू कूलम पे फोर्स निकालना है। चलें क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो अब ये 3 चार्जेस दे रखे थे, इस पेन को चेंज करते हैं, थोड़ा विजिबिलिटी दिक्कत रहती है इसकी। चलो तो हमने ले लिया यहाँ पे ये वाला। अब देखो यहाँ पे एक चार्ज ले लिया मैंने, ये 3 चार्जेस रखे मेरे पास, बड़ा डायग्राम बना लेता हूँ मैं, ठीक है। ये मेरे पास 3 चार्जेस हैं। चलिए ये आ गया +5 म्यू कूलम, ये है +10
म्यू कूलम और ये है -10 म्यू कूलम, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, इस पे पूछ रहा है नेट फोर्स कितना होगा। तो दो चार्जेस इस पे फोर्स लगा रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये वाला इस पे कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको धक्का देगा किधर की तरफ, इधर की तरफ। अच्छा, उसको हमने F1 बोल दिया। वो F1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। F1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा, एक तो K आ जाएगा, एक आ जाएगा 5 × 10⁻⁻⁶, एक आ जाएगा 10 × 10⁻⁻�6, और कितना आ जाएगा डिस्टेंस 0.05 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F2 जो ये लगाएगा। अच्छा, ये -10 कूलम इसको कहाँ क्या करेगा, -10 कूलम अपनी तरफ फोर्स लगाएगा F2। अब F2 का मैग्नीट्यूड बताओ क्या होगा, कि F2 का मैग्नीट्यूड भी यही होगा, K Q की जगह पहले वाले का 5 × 10⁻⁻⁶, ठीक है, K इंटू 5 × 10 और 10 × 10⁻⁻⁶ अपॉन 0.05 का स्क्वायर। तो दिख रहा है मुझे दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। क्या दोनों के मैग्नीट्यूड को F नाम दे दूँ, इसका भी मैग्नीट्यूड को F नाम दे देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड, यानी ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स लग रहे हैं। कितने डिग्री एंगल पे, भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 हुआ, तो ये लीनियर पेयर की वजह से कितना हो गया 120 डिग्री पे। तो बताओ रिजल्टेंट भी कितना आएगा, इधर बीचों बीच आएगा, और कितना आएगा उसका मैग्नीट्यूड, क्या F ही नहीं आएगा। 120 डिग्री पे अगर दो F लग रहे हैं तो रिजल्टेंट भी कितना होगा F, तो फाइनली रिजल्टेंट भी F होगा। और F की वैल्यू कितनी है कैलकुलेट कर लो। चलो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ, F कितना है K, तो मैं यहाँ पे F की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ ऊपर। K मतलब 9 × 10⁹, ठीक है। 5 × 10⁻⁻⁶ और 10 × 10⁻⁻⁶ अपॉन, इसको अगर सॉल्व किया तो 5 का स्क्वायर 25 और 10⁻⁻⁴, ठीक है, -2 लिख के और उसका स्क्वायर कर। अच्छा, इससे ये कट किया तो ये -2 हो गया। अच्छा, -6 -2 दोनों मिला के -8 हो गए, और -8 इधर मिला के 1 दे देगा। तो मेरे पास बचा 9, एक बचा 5, एक बचा 10, ठीक है, और एक 10 ये भी बचा। देखो एक तो 9 तो ये हो गया, यहाँ से ये वाला 9, एक 5 ये हो गया, एक 10 ये हो गया, और एक 10 ये भी है 10 के पावर, और अपॉन क्या है 25 को इससे कट किया तो 5 और इससे कट किया तो 2, 9 2 जा 18 और 18 10 जा 180, तो आंसर कितना आ जाएगा 180 न्यूटन। तो 180 न्यूटन ये भी लग रहा था, 180 न्यूटन ये भी लग रहा था, और ये फाइनल भी 180 न्यूटन ही लग रहा था। रिजल्टेंट भी कितना आएगा 180, बहुत ही लल्लू। अब देखो आप चाहो तो इसको आप लंबा तरीके से भी कर सकते हो। आप लगाओगे 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 180 इंटू 180 इंटू कॉस 120, इसको सॉल्व करोगे ना आंसर 180 ही आएगा। अब लंबा प्रोसेस ना अपनाओ, शॉर्टकट यूज़ करो, ठीक है, डायरेक्टली लिखो तो काम हो जाएगा, ठीक है। आप लिख सकते हो, और या इतना लिख लो, ये लिख लो, बट सॉल्व करने मत बैठना, क्योंकि आपको पता है कि आंसर तो 180 आएगा, तो फाइनली लिख लेना फिर सीधा आंसर, ठीक है। टीचर फिर एक एक कैलकुलेशन थोड़ी आपने रफ में कर लिया होगा, वो उसको तो यही मान के चलेंगे, अब एक एक स्टेप थोड़ी दिखेंगे, ठीक है। जो स्टेप दिखाने थे वो इधर इधर दिखाने थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा हमारा 180। तो करते हैं नेक्स्ट, चलिए। तो ये रहा वो क्वेश्चन, और आंसर कितना आ रहा है इसका 180। देखो इसने पूरा वो सॉल्व करके किया है cos 120 लगा के, आंसर देखो वही आ रहा है 180 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर प्लस ये हो गया। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 इक्वल पॉइंट चार्जेस 16 म्यू कूलम, आगे दिख नहीं रहा शायद आर होगा, आर प्लेस्ड ऑन द 4 corners of the square of side 0.2, calculate the force on one of the charge। अच्छा, सारे प्लस इसके हैं और किसी पे एक पे भी निकाल दो, चलो ठीक है। डिस्टेंस कितनी है 0.2 मीटर और 16 म्यू कूलम। चलिए करते हैं क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर, बहुत देर से अभी तक इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहे थे, अब स्क्वायर है, और वैल्यू भूल गया क्या है। चार्जेस हैं 16 म्यू कूलम के और 0.2 मीटर।
तो 0.2 मीटर इसके बीच में भी, 0.2 मीटर यहाँ पे भी, 0.2 मीटर यहाँ पे भी, ठीक है, और यहाँ पे भी 0.2 मीटर की डिस्टेंस है। और हर जगह कुछ चार्जेस पड़े हैं, ठीक है, कुछ चार्जेस पड़े हैं, ठीक है, ये चार्जेस पड़े हैं कितने, 16 म्यू कूलम का चार्ज इधर भी पड़ा है, 16 म्यू कूलम का चार्ज इधर भी पड़ा है, 16 म्यू कूलम का चार्ज इधर भी पड़ा है, और 16 म्यू कूलम का चार्ज इधर भी पड़ा है। अब ये चारों तीनों चार्जेस, किसी भी एक चार्ज को उठा लो, इसको उठा लो या इसको उठा लो, इसको उठा लो, किसी एक चार्ज पे फोर्स लगाना, सबका जो आंसर होगा सब में एक ही जितना होगा। चलो निकालते हैं इसको। तो देखो ये वाला चार्ज तो क्या करेगा, इसको धक्का देगा इधर की तरफ, इधर की तरफ, और ये वाला चार्ज कहाँ धक्का देगा, इसको इधर की तरफ, और ये वाला चार्ज इसको धक्का कहाँ देगा, इधर की तरफ। अब तीन फोर्स हो गए, F1 मान लो इसका नाम दे दिया, F2 मैंने इसका नाम दे दिया, F3 इसका नाम दे दिया। तीनों का वेक्टर एडिशन करना है, बट नॉर्मल एडिशन मत कर देना क्योंकि तीनों ही एक लाइन में नहीं आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या किया जाए, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, एक काम करते हैं, F1 और F2 का रिजल्टेंट निकालते हैं। देखो F1 और F2 ना बताए बराबर आएंगे, बट F3 बराबर नहीं आएगा मैग्नीट्यूड, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। और दो वेक्टर अगर 90 डिग्री में लग रहे हैं, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो क्या उनका रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच 45 डिग्री पे जाता है, जाएगा। और कितना होगा, √2f बताया था ना मैंने। देखो f और f अगर 90 डिग्री पे लग रहे हैं तो रिजल्टेंट बीच में जाएगा, और कितना होगा, √2f। अब जो इनका रिजल्टेंट होगा, क्या वो और F3 एक ही डायरेक्शन में होंगे, क्या होंगे, तो उनको ऐड कर देंगे नॉर्मली और आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या। तो एक काम करते हैं, पहले F1 का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ मैं। बताओ F1 का मैग्नीट्यूड क्या है। F1 का मैग्नीट्यूड होगा K, मान लो इस Q को Q बोलता हूँ, KQ²/L² होगा क्या, बाद में वैल्यू डाल देंगे। और F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा, F2 का मैग्नीट्यूड होगा KQ²/L², KQ/L², इसको L बोला है, ठीक है। यानी F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा, यहाँ पे जो होगा √2f। यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जो हो गया, जो इधर की तरफ रिजल्टेंट FR आया, उसकी वैल्यू कितनी है, √2f। f की वैल्यू कितनी है, ये जो निकाल रखी है ये f है, KQ²/L²। अच्छा, अब ये वाला बताओ कितना होगा, ये वाला F3 कितना होगा। तो F3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, कैसे। अब देखो ये L है, ये L है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस निकाल लूँ, क्या ये √2L आ जाएगा, √2L, L² + L² √2। तो अगर ये √2L हो गया, तो ये डिस्टेंस, ये वाला फोर्स F3 कितना हो जाएगा। F3 का मैग्नीट्यूड देखो क्या होगा, F3 का मैग्नीट्यूड होगा KQ²/√2L²। अब √2L² हो गया तो KQ²/2L²। अच्छा, KQ²/L² क्या है, F था ना, तो ये क्या हो जाएगा, F/2 नहीं हो जाएगा भैया। F इतना तो KQ²/L² को तो F माना, यानी F3 का मैग्नीट्यूड कितना है, ये तो है F/2, और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना है, √3f। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा। अब तो इनको नॉर्मल ऐड कर सकता हूँ क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में। देखो F3 की डायरेक्शन भी ये है और √2f की डायरेक्शन भी ये है। तो अब मेरे को क्या करना है, √2f + f/2 को नॉर्मल ऐड कर लो। अच्छा, f तो कॉमन आ गया, √2 + 1/2, ठीक है, ये हो गया। चाहे तो और सिंप्लीफाई करना है तो एलसीएम लेके 2 एलसीएम आ जाएगा नीचे, और ये हो जाएगा 2√2 + 1, ठीक है, 2√2 + 1। और f की वैल्यू डाल दो, f कितना था, KQ²/L², ठीक है। तो क्या आंसर आया, जो f नेट आया मेरा मैग्नीट्यूड उसका है, तो मैंने देखा था f/2 था और 2√2 + 1 था, ठीक है। और f कितना है, f था KQ²/L²। लास्ट में वैल्यूज पुट करोगे ना, उतना ही आपकी कैलकुलेशन उतनी ईजी रहेगी। तो यहाँ पे ये तो 2 रह गया, f की जगह KQ²/L² कर दिया, 2√2 रह गया और ये 1। अब वैल्यू डाल दो सबकी जो जो थी। k की वैल्यू 9 × 10⁻⁹, q कितना था, 16 × 10⁻⁻6 था, ठीक है, म्यू कूलम था। तो इसका स्क्वायर करूँ तो 16 × 16 × 10⁻12 × 2
एल कितना था, एल था 0.2, क्या था एल, क्या था एल था 0.2 मीटर। ठीक है, तो 0.2 मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 0.2 यानी 10⁻²। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10⁻² से ये कटा तो 10⁻10, और ये 9 से ये कट गया तो -1, एक 10 है। तो बचा क्या है अभी, 9 ऊपर है, 16 है, ये 16, ये 10⁻1 को भी नीचे ले जाओ तो नीचे 2 है, 4 है और एक 10 है। इससे ये कटा तो ये कितना आ गया 4, और इससे भी ये कट गया तो कितना आ गया 2। तो ऊपर तो बचा 18 इंटू 16 और नीचे कितना है 10 है। ठीक है, 18 इंटू 16 कर लो तो 6 8 जा 48 और 6 1 जा 6 यानी 108, और ये हो गया 8 और ये कितना हो गया 1। तो आंसर हो गया 8 8 और 2। तो ये गया 288 अच्छा साथ में सॉरी, इसके साथ ये 2√2+1 भी है। ठीक है, मैं ये लगाना भूल गया। तो ये अपॉन 10 और ये 2√2+1 ये भी लगेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 28.8 इंटू 2√2+1। अब इसको फर्दर सॉल्व करने में और सॉल्व नहीं कर रहा, आप लोग सॉल्व कर देना। 2√2 की जगह वैल्यू डाल देना 1.41 और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देना और फिर +1 कर देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया क्या? देखो मैंने इतना सॉल्व कर दिया आपका, ये भी सॉल्व करके अगर या तो इसी में आंसर मिल जाएगा आपको ऐसे ही, या वैल्यूज़ डाल देना। ठीक है, क्या किया आप ध्यान रहे ना भाई, ये वाला फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ और ये वाला चार्ज फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ। इन दोनों फोर्स के बीच इक्वल फोर्स है, 90 डिग्री पे लग रहा है। दोनों का मैग्नीट्यूड था एफ। एफ का वैल्यू क्या है, KQ² अपॉन L²। तो मैंने क्या किया, सिर्फ दोनों को ऐड कर दिया। KQ² प्लस L² का नॉर्मल 90 डिग्री पे रहता है तो √2F आ गया। और ये F3 कितना था, तो पहले मेरे को ये डिस्टेंस निकालनी पड़ी। देखो यहाँ तो L था, ये डिस्टेंस L नहीं है तो ये डिस्टेंस ज़्यादा है, तो √2L है तो ये फोर्स थोड़ा कम आएगा। डिस्टेंस ज़्यादा हुई तो कम आ गया। कम कितना आ गया, इन दोनों फोर्स का आधा हो गया ये वाला फोर्स, F/2 हो गया। KQ² अपॉन L² यानी F/2 हो गया। अब F/2 हो गया, F/2 भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और √2F भी इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, √2F प्लस F/2। F कॉमन ले लिया और ये एडिशन आ गया। अगर मैंने 2 भी एलसीएम ले लिया यहाँ से, इसके नीचे तो 1 है तो 2 मैंने नीचे ले लिया, 2√2+1, और ये फिर बस इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब F की वैल्यू डाल दी, बाद में डालना, पहले सॉल्व करोगे तो बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक्स करोगे, बहुत टफ लगेगा आपको। तो हमेशा क्वेश्चंस को पहले नाम दे के कोशिश करो, बाद में वैल्यूज डालने की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, चलो तो आंसर कितना आ गया इसका, तो ये सॉल्व करोगे ना तो ये देख लेना, ये आप सॉल्व करोगे 110.3 ही आएगा, जो मैंने जो निकाला है ना वही आएगा। आप सॉल्व करके देख लेना अगर कैलकुलेटर से करोगे अभी, क्योंकि पेपर में आपका इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, मतलब ऐसे कैलकुलेशन नहीं आएगी टफ सी। बोर्ड में भी कोशिश करेंगे कि वो टाइम आपका वेस्ट ना हो कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन नहीं चेक करना चाहते हैं वो आपका। ठीक है, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और फिर आपके पास कुछ एक्सरसाइज है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे ख्याल से, 5 ही क्वेश्चन है, ये आप लोग खुद ट्राई करोगे। ठीक है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, मैं सारे सॉल्व क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये भी सॉल्व ही हैं। अगर आपके पास बुक हैं तो इनके भी आंसर्स रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, बट आप खुद ट्राई करें ये वाले क्वेश्चन सॉल्व में एक बार आपको, क्योंकि कुछ मैंने प्रॉब्लम्स करी वैसे एक टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, तो फिर आप एक बार प्रैक्टिस करें। और जो नहीं आ रहे हैं वो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो जो मैं ना सारे क्वेश्चंस कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, तो फिर मैं वो क्वेश्चन फिर रिपीट कराऊँ, इतना टाइम है नहीं हमारे पास। हम जितने से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कर सकें, हमारे कंसेप्ट क्लियर हो सके, वो उतना ही ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन आज का तो है 5 पॉइंट चार्जेस हैं, ईच ऑफ द वैल्यू प्लस q कूलम्स आर प्लेस्ड ऑन 5 वर्टिसेस ऑफ द रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड L मीटर्स। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ चार्ज -q प्लेस्ड ऑन द सेंटर ऑफ द हेक्सागन। चलिए ठीक है, समझ में आ गया मेरे को क्वेश्चन क्या है। चलिए करते हैं। तो देखो एक हेक्सागन बना हुआ है और रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर हेक्सागन मतलब सबकी डिस्टेंस इक्वल ऐसा कुछ हेक्सागन इस टाइप का। ठीक है, मतलब ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है।
अब टोटल इसके कितने वर्टेक्स होंगे 6, ठीक है, बट 6 में से सिर्फ 5 ही वर्टेक्स में चार्ज रखे हुए हैं। ये जो 6 वर्टेक्सेस हैं इनमें से सिर्फ 5 ही वर्टेक्सेस में चार्ज रखे हुए हैं। मान लो यहाँ रखा हुआ है Q, यहाँ पे भी रखा है Q, यहाँ पे भी रखा है Q Q Q। अच्छा, अब इसकी वर्टेक्स क्या होगी, ये इसके क्या हो जाएंगे डायगोनल, और ये क्या हो गया इसका सेंटर। इस सेंटर पे एक चार्ज रखा है -Q। तो बोल रहा है बताओ नेट फोर्स कितना होगा -Q पे। अब एक चीज़ ध्यान रखें, पहली चीज़ तो रेगुलर हेक्सागन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थोड़ा सा देख लो आप लोग, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ रेगुलर हेक्सागन है, तो पहले तो इसका एंगल्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये रेगुलर हेक्सागन हो गया, ठीक है। ये तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये रेगुलर हेक्सागन में ये जो एंगल होते हैं ये सारे के सारे जो होते हैं ये 60 डिग्री के होते हैं। ये 60 समझ में आ रहा है कि मैं नेक्स्ट पेज में क्या तो बना के बताता हूँ। देखो ये रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। तो पहले तो ये वाले एंगल्स कितने कितने डिग्री के होते हैं, ये वाले। अब ये जितने भी एंगल्स हैं ये सारे 120 डिग्री के होते हैं, ये सारे के सारे 120। अब और ये जो वर्टेक्स है, ये जो जा रही है, ये इसको एंगल बाइसेक्ट कर रही है, तो ये 60 है और ये भी 60 है और ये भी 60 है। अब ये 60 है तो ये भी 60 होगा, यानी ये जो अंदर जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो सारे क्या हैं इक्विलेटरल। ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल। रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर मतलब जिसकी सारी साइड्स बराबर होती है। तो ये सारे के सारे कैसे ट्राइंगल्स हैं, ये सारे के सारे अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। चलो अगर ये समझ में आया तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो अगर ये L है तो ये भी L होगा और ये भी L होगा, 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 सब ये L। यहाँ कोई चार्ज नहीं रखा हुआ, ठीक है, ध्यान रखें, सिर्फ ये 5 चार्जेस रखे हुए। अब ये वाला चार्ज, ये +Q चार्ज इस -Q को अपनी तरफ खींचेगा उसी F4 से, कुछ F1 नाम से, और ये वाला चार्ज +Q भी इसको अपनी तरफ खींचेगा किसी F2 फोर्स से। क्या F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्या, F1 और F2 का मैग्नीट्यूड, और हाँ होगा, कितना होगा KQ²/L²। देखो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ की भी L अभी निकल गई, L थी ये, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया था, तो ये भी L है, तो KQ²/L²। अब ये इस डायरेक्शन में KQ², ये इस डायरेक्शन में KQ², क्या ये एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे क्या, तो ये दोनों फोर्स तो ख़त्म हो गए। अब ये वाला फोर्स, ये वाला चार्ज भी -Q को खींचेगा और ये भी खींचेगा, और सेम जैसे इधर खत्म हुए थे ये दोनों भी खत्म हो जाएंगे। लास्ट में बचा सिर्फ ये अकेला, क्योंकि अगर ये वाला भी होता तो ये दोनों भी खत्म कर देते तो नेट फोर्स 0 आ जाता, बट यहाँ पे ये बचा। और ये कितना फोर्स लगाएगा, ये डिस्टेंस भी L है, तो फाइनली ये कितना फोर्स लगाएगा, ये KQ/L² लगाएगा, KQ²/L², और यही आंसर है। तो आंसर क्या होगा, KQ²/L²। ईजी क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। तो ये वाले का आंसर भी हमारा क्या आ गया, KQ²/L²। तो KQ²/L² आंसर आ गया, ठीक है। अब ये 5 क्वेश्चन हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए। ये पहला क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है, पॉज करके। ये सेकंड क्वेश्चन, अच्छा सेकंड क्वेश्चन मैं करा देता हूँ आपको, ये अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा डिफरेंट भी है, अलग टाइप का भी। और थर्ड आप खुद कर लेना, एक बार ट्राई कर लेना, ये थर्ड भी करा दूँ। एक मिनट देखिए लेक्चर कितना बड़ा हो गया है, तो लेक्चर तो आपका 1 घंटे के आसपास का होने वाला है, तो दोनों में से एक करा देता हूँ, ठीक है। आप बता दो कौन सा करा दूँ। सेकंड करा देता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, सेकंड मैं करा देता हूँ, अब थर्ड खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखो 3 चार्जेस है। Q1 यहाँ वाला चार्ज है, इसकी वैल्यू है 1.5 मिलीकुलम। Q2 ये वाला चार्जेस है 0.2 मिलीकुलम, और Q3 ये वाला -0.5 मिलीकुलम। तो एक बार मैं एक साथ डायग्राम बना देता हूँ, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी, ठीक है। कुछ राइट एंगल ट्रायंगल टाइप का था, हाँ ये सॉरी। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, थोड़ा मेरी राइटिंग तो वैसे ही गंदी है, ऊपर से ड्राइंग तो और खतरनाक है, ठीक है।
तो ठीक है, तो ये चार्ज हो गया। और पैड में वैसे ही थोड़ा टफ हो जाता है लिखना। ठीक है, ये कुछ बना था, ये था मेरे ख्याल से, भूल गया मैं, 1.5 मिली कूलम। तो ये जो चार्ज है 1.5 इंटू 10⁻³ मिली, मतलब 10⁻³ ठीक है। और ये 90 डिग्री है। और ये वाला चार्ज कितना दिया है आपको, Q2 दिया है आपका 0.2। तो 0.2 मिली मतलब 10⁻³ कूलम। और थर्ड वाला है 0 पॉइंट माइनस में, यहाँ रखा है -0.5 इंटू 10⁻³ कूलम। ठीक है, तीनों चार्जेस यहाँ पे रखे हुए हैं। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, और यहाँ पे ये Q3 चार्ज है। ठीक है, चलो अब नेट फोर्स किस पे निकालना है। अच्छा, डिस्टेंस भी दे रखी है। ये वाली डिस्टेंस नीचे वाली दे रखी है 1.2, और ये कितनी दे रखी है 0.6। ठीक है, 1.2 और R2 कौन सी है 0.6, 1.2 मीटर और 0.6 मीटर। ठीक है, ये दे रखी है आपको। और नेट फोर्स किस पे निकालना है, रिजल्ट में Q2 पे निकालना है आपको, इस पे निकालना है नेट फोर्स कितना लगेगा। अब देखो, अभी Q1 जो है, ये Q1 है सॉरी, ये Q1 Q2 पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, अपने को धक्का देगा। और Q3 इसको खींचेगा इधर की तरफ। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो, अब कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया। हाँ, तो सोचा टफ होगा। ठीक है, तो ज़्यादा इजी है, बस Q1 Q2 निकाल लो। F1 मान लो, इसको फोर्स को F1 बोल दिया आपने, एफ फोर्स को F2 बोल दिया। F1 का थोड़ा कैलकुलेशन होगा, वो मैं करूँगा नहीं, वो आपको ही दूंगा। ठीक है, K Q1 Q2 अपॉन R²। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻+9, Q1 है 1.5 इंटू 10⁻³ और Q2 है 0.2 इंटू 10⁻³ और R कितना है, R है 1.6 इंटू 10⁻10² हो गया। ठीक है, ये हो गया। ये आपने F1 निकाल दिया, F2 का मैग्नीट्यूड भी निकाल देना। F2 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये जो इसको खींचेगा वो आ जाएगा 9 इंटू 10⁻+9, फिर 0.2 इंटू 10⁻³ और एक हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻³। जब कई बच्चे बोलते हैं सर माइनस क्यों नहीं लगाते हैं, ये तो भाई डायरेक्शन बता दी ना, माइनस से पता चल गया डायरेक्शन। माइनस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के लिए होता है यूज़। ठीक है, आपको जब मैंने डायरेक्शन वो दे दी, तो अब आपको माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, इंटू 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, ये F1 F2 निकल जाएगा, आप सॉल्व कर लेना। और जो नेट जो फोर्स आएगा रिजल्टेंट, क्योंकि दो परपेंडिकुलर हैं बट इक्वल नहीं है ये दोनों, ध्यान रखना, जब इक्वल नहीं होता है, देखो इक्वल होता है तब होता है √2F। यहाँ मत √2F कहते हैं, क्योंकि ये F नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा, चार्जेस भी अलग अलग हैं और डिस्टेंस भी अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, रिजल्टेंट जो होता है, अगर एक फोर्स F1 मैग्नीट्यूड का इधर है और F2 मैग्नीट्यूड का इधर है, तो जो FR होगा उसका मैग्नीट्यूड होता है √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो ये F1 F2 आए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही होगा आप, और उसका रूट ले लेना है। ठीक है, अब ये काम आप खुद करोगे, ये हो गया आपका। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे ख्याल से जब मैंने लास्ट टाइम खोला था तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उसका। थर्ड क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसे ही चार्जेस रखे हुए हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे +2 म्यू कूलम और यहाँ पे +2 म्यू कूलम और यहाँ पे 3 म्यू कूलम। डिस्टेंस भी दे दिए हैं, यहाँ 3 मीटर 3 मीटर, यहाँ 4 मीटर। और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इस पर फोर्स निकालना है। ठीक है, देखो सेकंड चैप्टर से पहले न्यूमेरिकल सारे अपन सॉल्व करेंगे, तभी सेकंड चैप्टर पे आएंगे। तो अब आपके पास तब तक न्यूमेरिकल करना है। ये फोर्थ क्वेश्चन भी देख लें, ठीक है, और फिफ्थ क्वेश्चन भी देख लें। तो ये सारे क्वेश्चन एक बार प्रैक्टिस कर लें, और फिर अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में डाल दें। तो जो सारी जब एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगी, जितने भी आपके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन होंगे, तब एक साथ पूरे चैप्टर्स की प्रॉब्लम एक साथ लेंगे, तब आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर एक न्यूमेरिकल क्लास होगी। थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अच्छा, नेक्स्ट लेक्चर किस टॉपिक पे बेस्ड होगा? आज ये सुपर पोजीशन में कर लिया हमने, नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो किस पे होंगे?
इलेक्ट्रिक फील्ड पे होंगे, तो F इक्वल्स टू क्यू ई वाले फोर्स पे होंगे। ठीक है, मैंने बताया था ना फोर्स होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में ई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी क्यू चार्ज को रखोगे तो उस पर फोर्स लगेगा क्यू ई। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, देखो आपको क्वेश्चन ज़्यादा दिख रहे होंगे यहाँ पे, देखो ये क्वेश्चन यहाँ, ये जो मैं कर रहा हूँ नोट, यहाँ CBSE का क्वेश्चन है। और कोई दूसरा देखा CBSE का, ये देखो ये तो पंजाब बोर्ड में है, देखो ये भी CBSE का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है आपकी। ठीक है, और वैसे भी इम्पोर्टेंट, देखो NCERT का क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे, और ये वाला क्वेश्चन ये तो वही है। और तो एग्जांपल करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स करेंगे और 7 न्यूमेरिकल्स आपकी प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, फिर उसके बाद वही इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल लगा के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।